वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज अपन द टाइम्स ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं। एडिटोरियल की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस सेशन के अंदर आपको एडिटोरियल जो है वो पढ़ना बताया जाएगा कि किस तरीके से आप पढ़ें, किस तरीके से उसका अर्थ निकाल सकते हैं, या न्यूज़पेपर को कैसे आपको रीड आउट करना है। दूसरी चीज़ अपनी जो है वो यहाँ पे वोकेब रहेगी, नए नई शब्दावलियाँ रहेंगी। जो इंग्लिश वोकेब आपकी है वो इम्प्रूव करने का प्रयास इसके माध्यम से करवाया जाएगा। तीसरी चीज़ वो कॉमन एरर्स जो अपन जो है वो यहाँ पे एडिटोरियल के माध्यम से ही जो है वो मैंने क्विज भी यहाँ पे बनाए हैं, उन क्वेश्चंस को हल करेंगे कि कौन कौन सी एरर वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो है वो अपन जो है वो ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे देखेंगे, यानी मैं प्रत्येक अपने जो है वो एडिटोरियल सेशन में यहाँ पे ग्रामर कंसेप्ट को भी, एक ग्रामर कंसेप्ट को पर डे क्लियर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ आज के सेशन में रहने वाली है। और यदि आप अपनी अंग्रेजी या इंग्लिश भाषा को सुधारना चाहते हैं तो इस सेशन को पूरा देखें और बहुत अच्छे से देखें, तो आपको निश्चित तौर पर एक समय के बाद में अपनी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होती नजर आएगी। तो अपन आज के एडिटोरियल पे चलते हैं। आज के अपने एडिटोरियल की हेडिंग है SOS फ्रॉम दिल्ली। देखो, SOS एक जो है वो जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो एक सिग्नल है या एक मैसेज के तौर पर अपन जो है वो उपयोग में लाते हैं, या एक कॉल है किसके लिए, हेल्प के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए SOS शब्दावली का उपयोग किया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली से जो है वो एक सिग्नल मिला है या एक मैसेज मिला है मदद जो है वो प्राप्त करने के लिए यहाँ पे। एंड लखनऊ, बेंगलुरु, इंदौर, जालंधर मेडिकल सप्लाई चेन्स नीड अर्जेंट शोरिंग। शोरिंग का मतलब होता है वहाँ पे सपोर्ट, वहाँ पे ज़रूरत है, यानी सहारे की आवश्यकता है वहाँ पे। तो तुरंत जो है वो दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर, इंदौर, जालंधर ये ऐसी जगह है जहाँ पे मेडिकल सप्लाई चेन को जो है वो तुरंत जो है वो सपोर्ट या सहारे की आवश्यकता है। ये आज के जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल की हेडिंग है। अब इसी से संबंधित अपन आगे जो है वो इसके थ्योरी की जो है वो बात करेंगे, क्या चीज़ें इसके अंदर लिखी गई है। द SOS कॉल्स का मतलब आह्वान होना है। एमनेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का उत्पन्न होना, ठीक है ना, कहीं से उत्पन्न होना या उद्भव होना, जो हॉस्पिटल से जो है वो उत्पन्न हुई है। इज़ द ग्रेटेस्ट क्राइसिस, और वो एक बहुत बड़ा जो है वो क्राइसिस है। टू हिट, जिसका प्रहार हुआ है भारत के ऊपर जो है इन डेकेड्स, दशकों में। तो SOS कॉल जो है जो निकल कर बाहर आई है, हॉस्पिटल से बाहर आई है, और वो एक बड़ा जो है वो देश के लिए क्राइसिस है जो भारत के ऊपर जिसका प्रहार हुआ है इन दशकों में। एंड वी नीड अर्जेंट पब्लिक एक्शन, और हमें जो है वो तुरंत जो है वो लोग जो है वो रिएक्शन की या एक्शन की ज़रूरत है यहाँ पे। टू मिटिगेट का मतलब होता है किसी के प्रभाव को दबाना या कम करना। द एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल कंडीशन, यानी जो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण वाली परिस्थितियां हैं उनको दबाने के लिए यहाँ पे पब्लिक एक्शन की आवश्यकता है अर्जेंटली। दैट हेल्थ केयर वर्कर्स इन सिटीज़ एंड विलेजेस अक्रॉस इंडिया, यानी जो पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं शहरों के अंदर या गाँव के अंदर, आर टॉयलिंग अंडर। देखो, टॉयलिंग अंडर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना, यानी वर्क हार्ड करना यहाँ पे, यानी बहुत ज़्यादा कठिन कार्य वो कर रहे हैं। इन हिस्टोरिक कैपिटल सिटी दिल्ली, यानी जो ऐतिहासिक जो हमारा जो है वो राजधानी जो है वो शहर है दिल्ली, वहाँ पे हॉस्पिटल्स आर रनिंग आउट ऑफ का मतलब जो है वहाँ पे जो है समाप्त हो रही है बोल सकते हैं, या उसका उपयोग जो है वो पूर्ण होने की कगार पे है। तो हॉस्पिटल्स रनिंग आउट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो ख़त्म होने की कगार पे है ऑक्सीजन। एवरी फ्यू आवर्स, यानी प्रत्येक जो है वो कुछ घंटों में। आर पिटिशन का मतलब होता है याचिका दायर करना, यहाँ पे है ना, याचिका लगाना। तो याचिका लगाई गई है यहाँ पे। दिल्ली हाई कोर्ट ने
हाई कोर्ट के अंदर टू रीप्लेनिश। रीप्लेनिश का मतलब होता है किसी चीज की पूर्ति करना या उसको भरना वहां पे। स्केर्स सप्लाई, स्केर्स का मतलब जो अभाव है वहां पे, कमी जो है। सप्लाईज का मतलब जो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, तो उसको भरने के लिए यहाँ पे याचिका दायर की जा रही है। ऑलरेडी टू मैनी पेशेंट्स हैव डाइड अक्रॉस सिटीज, यानी पूरे भारतवर्ष के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर काफ़ी सारे पेशेंट्स जो है मारे जा चुके हैं या वो जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पे मृत हो चुके हैं। बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से? इन एडुकेट ऑक्सीजन, यानी अपर्याप्त ऑक्सीजन की वजह से वो मर गए हैं। यहाँ पे देखो, बिकॉज ऑफ आपको पता होना चाहिए ये प्रेपोजिशन है, ना कि एक कंजक्शन। ये कंजक्शन की तरह काम में नहीं आ रहा है यहाँ पे। हेल्पलेस हेल्थ केयर, यानी जो हेल्पलेस जो है, जो मदद नहीं कर सकते, ऐसे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वहाँ पे, या पेशेंट्स हैं, या उनके जो परिवार हैं, दियर फैमिलीज है, कुड डू विद ग्रेटर असिस्टेंस, यानी वो ज़्यादा बेहतर यहाँ पे मदद जो है वो सरकार के माध्यम से यदि मिलती तो वो ज़्यादा जो है वो यहाँ पे बेहतर जो है वो कर सकते हैं। इस तरीके की बात यहाँ पे बताई जा रही है। फॉर स्टार्टर्स, गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज शुड टेक ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है किसी स्थिति को संभालना, यहाँ पे है ना, या अपने हाथ में लेना, संभालना। द टास्क ऑफ फाइंडिंग, किस चीज़ को खोजने का? आईसीयू बेड को खोजने का, या ऑक्सीजन सप्लाई को, या फिर मेडिसिन को। इंस्टीड ऑफ, किसके स्थान पर? कि हम पेशेंट्स के ऊपर जो है वो दबाव डालें यहाँ पे, एंड दियर फैमिलीज, या उनके परिवारों के ऊपर दबाव डालें, उसके स्थान पर जो है वो यहाँ पे स्टार्टर्स हैं, या गवर्नमेंट्स हैं, या लोकल बॉडीज है, उनके द्वारा ये स्थिति को संभाला जाना चाहिए। टू परफॉर्म, यानी परफॉर्म करने के लिए दिस ऑनरस टास्क। ऑनरस का मतलब क्या होता है? ऑनरस होता है जो मुश्किल भरा कार्य है, तो मुश्किल भरा जो कार्य है वो ऑनरस टास्क है। व्हेन दियर रिजर्व्स, रिजर्व्स का मतलब जो उनकी सप्लाई है, यानी जो हॉस्पिटल्स की सप्लाई है, ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब यहाँ पे एबिलिटी या उनकी क्षमताओं को लेकर है। तो उनकी जो क्षमताएं यहाँ पे हैं, क्षमताएं, एबिलिटी जो उनकी सप्लाई की है सेवाओं की, आर एट द लॉवेस्ट एब। एट द लॉवेस्ट एब एक इडियम्स का काम कर रहा है, और इसका मतलब होता है इन द पुअर स्टेट, यानी बुरी अवस्था के अंदर है। तो उनकी जो सप्लाई करने की क्षमता जो है, जब बुरी अवस्था के अंदर है, तब ये उत्तरदायित्व स्टार्टर, गवर्नमेंट्स या लोकल बॉडीज का यहाँ पे हो जाता है कि वो स्थिति को संभाले, और जो है वो यहाँ पे लोगों के लिए आईसीयू बेड, ऑक्सीजन सप्लाई या मेडिसिन जैसी स्थितियों को वो उपलब्ध करवाए, बजाय यहाँ पे पेशेंट या परिवार वालों के ऊपर दबाव डालने के। रिपोर्टर्स अबाउंड ऑफ, अबाउंड ऑफ का मतलब जो है वो जो बड़ी संख्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा है यहाँ पे, ऑफ डेस्परेट पेशेंट्स। डेस्परेट पेशेंट्स यानी जो यहाँ पे अपन मायूस बोल सकते हैं, मायूस जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे। फ्रूटलेसली, फ्रूटलेसली का मतलब होता है निरर्थक तौर पर या बेवजह। विजिटिंग काउंटलेस हॉस्पिटल्स, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो अनगिनत हॉस्पिटल्स को जो है वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। ऑक्सीजन रिफ्यूलिंग सेंटर्स, यानी ऑक्सीजन जो भरने वाले सेंटर्स हैं उनको विजिट कर रहे हैं, या फार्मेसीज को जो है विजिट कर रहे हैं। स्टेट्स दैट फाइंड देमसेल्फ स्वैम्प्ड, स्वैम्प्ड का मतलब होता है यहाँ पे, स्वैम्प्ड का मतलब वो भारी संकट में पड़ जाना यहाँ पे, ठीक है ना, यानी भारी संकट के अंदर पड़ जाना या अपने आप को उसमें धकेल देना, उस अवस्था के लिए है। तो ऐसे राज्य जिन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वैम्प्ड यानी भारी संकट के अंदर देखा है, नीड टू, यहाँ पे उनकी ज़रूरत जो है पड़ी बिलेटेडली। बिलेटेडली का मतलब देरी से। तो उन्होंने रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट किया मतलब कॉपी किया, किसको? तमिलनाडु को और केरल की स्थिति को कॉपी किया। एंड ट्राइजिंग, ट्राइजिंग का मतलब होता है वहाँ पे वरीयता देना। तो ट्राइजिंग जो है वो यहाँ पे क्या है? वरीयता देना। इस मॉडल को उन्होंने वरीयता दी। जो अपने आप को भारी संकट में देख रहे थे, उन्होंने क्या किया कि तमिलनाडु और केरल के मॉडल, जो वरीयता देने वाला मॉडल है, उसको वहां पे कॉपी किया। दैट नीटली, नीटली का मतलब सुव्यवस्थित तरीके से सेग्रीगेट कोविड पेशेंट्स, यानी कोविड पेशेंट्स को जो है वहां पे सेग्रीगेट किया, पृथक किया। जो किसके आधार पर था पृथकीकरण? डिजीज की सीवियरिटी के आधार पर।
यानी डिजीज की सीवियरिटी, गंभीरता कितनी है, उसके आधार पर रोगियों को अलग किया। एंड ऑफर, और उनको उपलब्ध करवाया दैम एप्रोप्रिएट पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, यानी जो उनको आवश्यक, जो यहाँ पे जरूरतमंद जो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी, वो उनको यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई। तो यहाँ पे दूसरे राज्य जब अपने आप को मुश्किल में खड़ा पा रहे थे, तो उन्होंने वरीयता वाले मॉडल्स को, यानी तमिलनाडु और केरल के वरीयता वाले मॉडल को अपनाया, और जिनको यहाँ पे आवश्यकता थी जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की वरीयता के आधार पर, उनको वहां पे उपलब्ध करवाई गई। यही बात यहाँ पे लेखक बताना चाह रहा है। आगे चलते हैं। मोर फील्ड हॉस्पिटल्स आर नीडेड, यानी ज्यादा जो फील्ड वाले हॉस्पिटल्स हैं उनकी यहाँ पे जरूरत है। हॉस्पिटल्स आर कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस जोन का मतलब एक सम्मिलित जो है वो एरिया हो गए हैं यहाँ पे, किसके लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए, टेस्टिंग के लिए, यानी वैक्सीनेशन, यानी ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट को लेकर, टेस्टिंग या वैक्सीनेशन, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर संपादित हो रही हैं। विद डिमांड फॉर ऑल थ्री सर्विसेज पीकिंग कॉन्करेंटली, और जो मांग है इन तीनों सेवाओं के लिए, पीकिंग का मतलब लगातार रफ्तार पकड़ रही है वो, कॉन्करेंटली का मतलब एक साथ। द नेट रिजल्ट इज दैट, और परिणामी जो है यहाँ पे जो है वो शुद्ध रिजल्ट क्या बाहर निकल के आ रहे हैं, दैट हॉस्पिटल्स आर अनेबल टू स्केल अप ईच फंक्शंस विद हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी हेल्थ केयर वर्कर के साथ जो है वो प्रत्येक कार्य को यहाँ पे बढ़ाने में वो नाकाम है यहाँ पे। अनेबल टू डील विद द क्राउड्स, और वो इस भीड़ को जो है वो डील करने में भी जो है वो असक्षम है। जो क्या हो रही है, थ्रॉन्गिंग हॉस्पिटल्स, थ्रॉन्गिंग का मतलब जो है वहां पे जहां पे जमावड़ा हो रहा है या भीड़ भड़का इकट्ठा हो रहा है, थ्रॉन्गिंग का मतलब होता है जमावड़ा या भीड़ भड़का जो इकट्ठा हो रहा है, उसको भी यहां पे काबू पाने में असक्षम हो रहे हैं। फ्रीइंग अप हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स को जो मुक्त करने की स्थिति है, टू फोकस ऑन, ध्यान देने के लिए, क्रिटिकल केयर रिक्वायर्ड फील्ड हॉस्पिटल, यानी जो क्रिटिकल केयर जो जरूरतमंद है फील्ड हॉस्पिटल्स की यहाँ पे, फॉर दूज नीडिंग जस्ट ऑक्सीजन सप्लाई, जिनको सिर्फ जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई की यहाँ पे जरूरत है। तो इस चीज के लिए हॉस्पिटल्स को वहां पे मुक्त किया जाए, ताकि वो इस तरीके की क्रिटिकल केयर चीजों पे यहाँ पे ध्यान दे पाए जिनको यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है। मैक्सिफ्ट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सेंटर्स, मैक्सिफ्ट का मतलब होता है देखो यहाँ पे अस्थाई, या अपन बोल सकते हैं टेम्परेरी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट सेंटर या आइसोलेशन सेंटर्स की यहाँ पे अस्थायी तौर पर आवश्यकता है। कैन हेल्प, मदद कर सकने के लिए, दूज उनकी, विद मॉडरेट एंड माइल्ड सिम्टम्स जिन लोगों को है, एंड अदर्स विदाउट फैसिलिटी फॉर होम केयर्स, और अन्य की जो यहाँ पे जो है वो होम केयर फैसिलिटीज के लिए जो है वो यहाँ पे, जिसके अलावा यहाँ पे जरूरत है, उन लोगों की यहाँ पे मदद की जा सकती है यहाँ पे। सेग्रीगेटिंग वैक्सीनेशन एंड टेस्टिंग साइट्स, और इसके अलावा जो है वो क्या किया जाना चाहिए कि जो टेस्ट, जो कोविड-19 का जो टेस्ट हो रहा है या जहां पे वैक्सीनेशंस लगाए जा रहे हैं, उन दोनों साइट को भी यहां पे जो है वो अलग अलग यहां पे किया जाए। टू, यानी भी, विल गिव मच नीडेड एल्बो रूम्स, एल्बो रूम्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है वहां पे पर्याप्त जो है वो स्वतंत्रता उनको मिलेगी, या अपन इनको बोल सकते हैं एनफ स्पेस वहां पे जो है उनको दिया जाए। एम्बेटल, एम्बेटल का मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, इस शब्द का एम्बेटल का मतलब होता है यहाँ पे मजबूती देना, यहाँ पे, या मजबूत जो है वो कह सकते हैं अपन, यानी मजबूती देना या मजबूत हेल्थ वर्कर्स यहाँ पे बोल सकते हैं। तो टेस्टिंग साइट्स को विल गिव, और ये इस तरीके से अब जब अपन करेंगे तो ये चीजें प्रदान करेगी ज्यादा जरूरतमंद जो है वो स्वतंत्रता को, किन वर्कर्स को, किस तरीके के हेल्थ वर्कर्स को, जो एम्बेटल हैं, जो मजबूत हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको यहाँ पे ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान करेगी। एम्बेटल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो हेल्थ वर्कर्स की यहाँ पे विशेषता बता रहा है। तो एम्बेटल्ड का मतलब जो युद्ध के लिए बहुत मजबूती से खड़े हैं अपने देश के अंदर, उसके लिए यहाँ पे वर्णित किया गया है। आगे चलते हैं, लेखक क्या बोलना चाह रहा है। डियर फाइनाइट सप्लाई, फाइनाइट सप्लाई का मतलब जो सीमित है, फाइनाइट का मतलब जो सीमित सप्लाई है, एंड द एक्सप्लोडिंग नंबर्स ऑफ केयर सीकर, एक्सप्लोडिंग का मतलब जो विस्फोटक संख्या, एक्सप्लोडिंग का मतलब विस्फोटक से है, नंबर यानी संख्याएं हैं, केयर सीकर्स का मतलब जो कोविड-19 से ग्रसित जो यहाँ पे जिनको केयर चाहिए, जो ढूंढ रहे हैं, उनकी जो संख्या है। लिव नो ऑप्शन, उन्होंने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है।
बट टैपिंग एनजीओ यानी एनजीओ को पकड़ने के अलावा, यानी एनजीओ को जो है वहां पे उनकी सहायता लेने के अलावा, टैपिंग का मतलब वैसे तो पकड़ना होता है लेकिन यहाँ पे सहायता लेना है एनजीओ से, यानी एनजीओ से सहायता लेने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा है। दैट मच हैरिड वॉलंटरी सेक्टर। अब एनजीओ यहाँ पे जो है वो एनजीओ को पकड़ने की जो स्थिति है, मच हैरिड, हैरिड का मतलब जो है वहां पे बर्बाद करना है। यहाँ पे वॉलंटरी सेक्टर यानी जो स्वयंसेवी क्षेत्र है यहाँ पे, जो बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ है। विच वैलियंटली, वैलियंटली का मतलब होता है वीरता पूर्वक यानी बहादुरी से, फिलअप यानी भरता है, द गैपिंग हॉल, गैपिंग हॉल यानी जो गैप रह चुका है यहाँ पे सोशल सामाजिक सुरक्षा के जो यहाँ पे तंत्र के अंदर, और उस तंत्र को द गवर्नमेंट्स लिव बिहाइंड, जिसने सरकार को पीछे छोड़ दिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि ये जो सीमित सप्लाई है या बढ़ती हुई जो यहाँ पे केयर सीकर्स की संख्या है, जो पेशेंट्स की संख्या है, उनके पास कोई विकल्प नहीं रहा है सिवाय किसके कि वो एनजीओ को यहाँ पे पकड़े। और ये एनजीओ जो है वो यहाँ पे स्वयंसेवी जो क्षेत्र है वो हैरिड हुआ है यानी बर्बाद यहाँ पे हुआ है। विच वैलेंटली फिलअप, जिसने वीरता पूर्वक यहाँ पे जो है वो जो सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक जो नेट के अंदर जो सरकार ने जो इस क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया है उसके गैप को भरने में यहाँ पे जो है वो मदद की है, यहाँ पे वीरतापूर्वक या उसको भरा है। यूनियन होम मिनिस्टर्स एफसीआरए अमेंडमेंट्स, लेकिन केंद्रीय जो गृह मंत्रालय का जो एफसीआरए का अमेंडमेंट है या जो बदलाव है इस कानून के अंदर, हैव चॉक्ड, चॉक्ड का मतलब देखो क्या होता है, किसी चीज को रोक देना या अवरोधित कर देना। यहाँ पे मैनी एनजीओज यानी काफी सारे एनजीओज को यहाँ पे अवरोधित कर दिया है, रोक दिया है। बट लेकिन फिर भी इन द आवर ऑफ क्राइसिस, लेकिन मुश्किल के इस दौर में, इन आवर ऑफ द क्राइसिस यानी मुश्किल का जो दौर है यहाँ पे, द हैव स्टूड अप, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे खड़े हैं, टू स्टूड अप टू बी काउंटेड, काउंटेड का मतलब यहाँ पे मुश्किल के इस दौर में भी साहस से खड़े हैं। तो यहाँ पे जब आप स्टूड अप टू बी काउंटेड की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है मुश्किल के दौर में साहस से खड़े रहना। एंड डिलीवरिंग एवरीथिंग, और वो सारी चीजें जो है वो सेवा यहाँ पे दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जो है वो एम्बुलेंस से लेकर हो या फिर वहां पे भोजन उपलब्ध कराने को लेकर हो, फूड किचन हो, सारी चीजें वो उपलब्ध करवा रहे हैं। दियर मैनिकल्स, मैनिकल्स का मतलब होता है यहाँ पे बाधाएं। तो जो उनकी बाधाएं हैं यहाँ पे, किसकी, एनजीओ की जो बाधाएं हैं, नीड लूजनिंग यानी उसको यहाँ पे छूट देने की जरूरत है। विद थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, हजारों जो जीवन है लॉस्ट यानी वो जो है वो खत्म हो चुके हैं, एंड मैनी मोर हैंगिंग इन द बैलेंस, हैंगिंग इन द बैलेंस का मतलब होता है इसी जो है वो खतरनाक जो अवस्था है, यहाँ पे जो खतरनाक अवस्था है उसके अंदर वो बनी हुई है। तो खतरनाक अवस्था में बने रहना, तो काफी सारे जीवन तो खत्म हो चुके हैं और काफी सारे जो जीवन है लोगों के वो इस अवस्था में बने हुए हैं। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेहिता, कैन नॉट बी एवेटेड यानी उस एवेडेड का मतलब टालना, इवेड का मतलब टालना होता है, यानी इस जवाबदेहिता को नहीं टाला जा सकता। फॉर गवर्नेंस फेलियर यानी प्रशासन की जो है वो यहाँ पे नाकामी को लेकर, या नाकामी जो है यहाँ पे गवर्नमेंट फेलियर जो है उसके लिए यहाँ पे इस चीज को टाला नहीं जा सकता। दैट एग्जर्सरबेटेड, एग्जर्सरबेटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे किसी चीज की स्थिति को यहाँ पे बदतर बना देना। जब आप एग्जर्सरबेटेड की बात करते हैं, बदतर बनाने की बात करते हैं या किसी चीज को ज्यादा बिगाड़ देना, द सेकेंड वेव जो दूसरी लहर है। इवन इफ देयर इज टू मच अदर वर्क टू डू टुडे, जब यहाँ पे बहुत सारा अन्य कार्य है करने के लिए, दूज हु फेल्ड द पीपल, लेकिन यहाँ पे जो है वो कहने का मतलब क्या है, लेकिन वो जिन्होंने लोगों को फेल किया है। देखो फेल करने का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है, लोगों को हताश करना है या लोगों को जिन्होंने निराश किया है यहाँ पे, चाहे वो प्रशासन रहा हो चाहे वो राजनेता रहे हो। तो दूज हु फेल्ड द पीपल यानी वो लोग जिन्होंने लोगों को हताश किया है या निराश किया है, मस्ट बी आइडेंटिफाइड उनको पहचाना जाना चाहिए। एंड चेसेंट, चेसेंट का मतलब क्या होता है, वहां पे उन लोगों को दंड देना चाहिए टुमारो आने वाले समय के अंदर, यानी चुनावों के माध्यम से ऐसे लोग जिन्होंने जो है वो लोगों को वर्तमान में निराश किया है, चाहे वो राजनेता रहा हो चाहे वो प्रशासन रहा हो,
उनको पहचाना जाना चाहिए और उनको दंड दिया जाना चाहिए भविष्य के अंदर। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, यानी किस तरीके से जो है वर्तमान की स्थिति बनी हुई है और एनजीओ वर्तमान में किस तरीके से आगे आके समाज के लिए भले का काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये स्थिति से कैसे लड़ा जा सकता है या वर्तमान में कैसे लड़ा जा रहा है, उसका वर्णन इस जो है वो एडिटोरियल में किया गया है। अब आज की अपन वोकेब पे चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे शब्द इसके अंदर यूज किए गए हैं, अपन उनको जो है वो सिनोनिम्स के माध्यम से मैच करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। देखो आज के पहले शब्द पे चलते हैं, एग्जैसरबेट। एग्जैसरबेट का मतलब होता है किसी स्थिति को जो है बदतर बनाना, यानी उसको बिगाड़ देना। जब आप बदतर बनाने या बिगाड़ने की बात करते हैं तो एग्रावेट जो है वो सेम मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। वेलिएंट का मतलब होता है बहादुरी, है ना। बहादुरी से किसी काम को जब आप करते हैं तो उसको वेलिएंट कहते हैं। तो उसको फियरलेस अपन बोल सकते हैं, सेम मीनिंग है यहाँ पे, फियरलेस उसी के लिए यूज होता है। इवेड शब्द मैंने बताया था, किसी चीज को जब टालने की बात होती है तो उसको अपन इवेड यहाँ पे जो है वो कहते हैं। तो डॉज का मतलब भी जो है वो क्या होता है, टालना होता है यहाँ पे। हैरी का मतलब होता है तबाही या बर्बादी के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिवास्टेट का मतलब यहाँ पे तबाही या बर्बादी को लेकर अपन इस्तेमाल करते हैं। इम्बैटल का मतलब होता है युद्ध की तैयारी, ठीक है, या किसी चीज के लिए लड़ने के लिए वहां पे तैयार रहना या मजबूती से खड़े होना वहां पे। तो उसको अपन स्ट्रेंथन यहाँ पे बोल सकते हैं, इसके लिए अपन उपयोग में ला सकते हैं। कॉन्क्रीटली का मतलब होता है साथ साथ यहाँ पे, यानी एक साथ, टुगेदर जिसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए 6 नंबर टुगेदर यहाँ पे आएगा सी के। स्कैलप का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना या उसके अंदर इजाफा करना। तो ऑगमेंट यहाँ पे यूज हो सकता है, इसको अपन स्कैलप बोल सकते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब होता है किसी चीज को सम्मिलित करना, वहां पे जोड़ना या एक साथ लाना। तो सम्मिलित करने की जब आप बोलेंगे, एक साथ लेने की बात बोलेंगे, तो उसको मर्ज बोल सकते हैं आप, यानी मिलाना बोल सकते हैं। इसके बाद में स्वैम्प। स्वैम्प का मतलब होता है वहां पे किसी चीज को दबाना, दबा देना, या फिर अपन बोल सकते हैं तबाह करने के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पे कौन सा शब्द आ सकता है, ओवरवेल्म अपन यूज कर सकते हैं इसके लिए, ये शब्द ज्यादा सटीक रहेगा यहाँ पे। तो ओवरवेल्म का जो है वो यहाँ पे यूज इसके लिए किया जा सकता है। रेप्लिकेट का मतलब किसी चीज को कॉपी करना हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो किसी चीज को कॉपी करना, रेप्लिकेट करना, इसके लिए उपयोग में आएगा। इसके बाद में एमनेट। एमनेट का मतलब होता है किसी चीज का उत्पन्न होना, यानी वहां से निकल कर आना। तो इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, एमनेट के लिए ओरिजिनेट अपन यूज कर सकते हैं। तो ओरिजिनेट यहाँ पे 11 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद में टॉयल का मतलब होता है मेहनत या हार्ड वर्क अपन बोल सकते हैं। तो एल जो है वो यहाँ पे हार्ड वर्क या मेहनत के लिए यहाँ पे आएगा। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट था। आज कुछ वोकेब जो है वो ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा नए शब्द हैं, इसलिए मैंने इस सेशन को बढ़ा दिया है। एक स्लाइड और आपको यहाँ पे नई वोकेब की मिलेगी। अगले शब्द पे चलते हैं। देखो सेग्रीगेट। देखो सेग्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज को अलग थलग करना, यानी हटा देना वहां पे। तो सेग्रीगेट यहाँ पे किससे संबंधित हो जाएगा, डिस्कनेक्ट से संबंधित हो जाएगा यहाँ पे। रेजिलियंस वैसे तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्षमता से है यहाँ पे, ठीक है। तो क्षमता से है तो आप इसको एबिलिटी को यहाँ पे 14 नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। मिटिगेट का मतलब होता है किसी को दबाना या किसी के प्रभाव को कम करना यहाँ पे। तो अले यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। ऑनरस शब्द मैंने बताया था जब किसी चीज की मुश्किल हो वहाँ पे, है ना, मुसीबत आ खड़ी हो, तो उसके लिए अपन जो है वो इसका यूज करते हैं। तो डिफिकल्ट वहाँ पे इसके लिए यूज वहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद में जो है वो एब शब्द। एब शब्द का देखो यहाँ पे जो है वो मतलब क्या होता है, जब आप एब का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज को वहाँ पे जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके लिए भी अपन जो है वो यूज कर सकते हैं, या आप एब का यूज जो है वहाँ पे किसी चीज को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। तो हालांकि ये शब्द जो है वो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसके स्थान पे आप जो है वो यहाँ पे चेंज कर लेंगे।
इसको आप लिख देंगे यहाँ पे मैक्सिफ्ट यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा गलती से उधर चेंज हो गया, यहाँ पे नहीं हो पाया, तो इसको थोड़ा सा आप हटा लेंगे यहाँ पे। तो मैक्सिफ्ट का मतलब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कोई अस्थाई चीज़ होती है उसके लिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो अस्थाई चीज़ जब है तो उसको अपन जो है वो यहाँ पे टेम्परेरी हेल्प यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये 17 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। बिलेटेडली का मतलब होता है कोई चीज़ में देरी होना। तो देरी जब किसी चीज़ में रहेगी तो उसको लेट बोला जा सकता है, सेम थिंग है यहाँ पे। डेस्परेट का मतलब होता है हताश हो जाना। पैसेज के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, डेस्परेट वैसे हताश होना भी है, अंधाधुंध होना है, किसी चीज़ के पीछे पागलपन होना है, वो भी डेस्परेट होता है। तो वहाँ पे डेस्परेट का मतलब जो है वो हताश होना, उसके लिए आप एक्सट्रीम का भी यूज कर सकते हैं डेस्परेट के लिए। तो यहाँ पे इसका भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है। इन एडवोकेट का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपर्याप्त होना, यानी उसका अभाव होना वहाँ पे। तो अभाव होने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, कमी को मीएगर बता सकते हैं यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता करना किसी चीज़ की। तो सहायता जो है जब की जाएगी तो उसके लिए अपन जो है वो किस शब्द का यूज़ करेंगे, सपोर्ट करना बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो बैकिंग को 21 लिख सकते हैं। इसके बाद में जो है वो ट्रैगिंग का मतलब यहाँ पे ट्रैगिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को वरीयता देना या प्रायोरिटी देना। तो प्रायोरिटी जब दी जाएगी तो इस प्रायोरिटी वाला वर्ड इसके लिए आ जाएगा, यानी ये 22 पे रहेगा। इसके बाद में रन आउट का मतलब जो है वो किसी चीज़ का जो है वो समाप्त होना बोल सकते हैं, या उपभोग करना भी बोल सकते हैं कंप्लीट तौर पर। तो उसको अपन कंज्यूम बोल सकते हैं। तो कंज्यूम जो है वो 23 पे आ जाएगा। अबाउंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या उसके अंदर है। तो प्रोलिफरेट उसी के लिए आता है, तो इसको अपन 24 यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे आज के एडिटोरियल के, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब अपन आज के एडिटोरियल से संबंधित जो है वो कॉमन एरर पे चलते हैं। तो आज की अपनी पहली एरर देखो यहाँ पे जो है वो क्या है, पहली एरर में विद 1000 ऑफ लाइव, देखो 1000 ऑफ लाइव्स का बात की गई है तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, ये थाउजेंड्स में आएगा। ये प्रॉब्लम यहाँ पे थी शुरू में ही, इसका आपको पकड़ना था यहाँ पे। यूनियन होम मिनिस्ट्री FCRA अमेंडमेंट्स। अब तो देखो यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर का FCRA अमेंडमेंट जो बदलाव यहाँ पे किया गया, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री का बदलाव था यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इसको चेंज कैसे करना है, होम मिनिस्ट्रीज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चॉक्ड यहाँ पे हैव के हिसाब से सही है, मैनी NGOs आएगा। इसके बाद में देखो यहाँ पे ये सेग्रीगेट नहीं आएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसको कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सेग्रीगेटिंग यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगी। ये एंड के दोनों तरफ आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे साइट्स है और वैक्सीनेशन है। जब दो नाउन यहाँ पे काम कर रहा है तो नाउन की तरह आपको इसको बदलना था यहाँ पे। इसके बाद में आगे देखते हैं, फ्री अप हॉस्पिटल्स टू फोकस के साथ ऑन आता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्रिटिकल केयर रिक्वायर्स फिल्ड हॉस्पिटल फॉर दूज नीडिंग जस्ट ऑक्सीजन सप्लाई। तो ये सिंपल आज एरर काफ़ी सिंपल है, आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। With demand for all three services speaking concurrently, the net result is that hospitals are unable to के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्केल अप यहाँ पे रहेगा, स्केलिंग अप नहीं आएगा, इसको स्केल अप यहाँ पे करना पड़ेगा। ईच फंक्शंस विद हेल्थ केयर वर्कर्स अनेबल टू डील के साथ क्या आता है, यहाँ पे डील विद का इस्तेमाल किया जाएगा, एट यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये आज की एरर थी जो काफ़ी सरल थी यहाँ पे, लेकिन कंसेप्चुअल थी। यदि आप लगातार जो है वो वीडियोस देख रहे हैं तो बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन जो है वो यहाँ पे कंसेप्ट लगातार जो है वो आपकी बनी रहे, इसके लिए प्रैक्टिस करते रहना ज़रूरी है। अब अपन जो है वो आज की ग्रामर कंसेप्ट पे चलते हैं। तो आज आपके लिए एक नई ग्रामर कंसेप्ट है, अपन आगे देखते हैं कि क्या ग्रामर कंसेप्ट मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। आज की अपनी ग्रामर कंसेप्ट ईच एंड एवरी से जुड़ी हुई है। इन शब्दों को लेकर कई बार अपने मन में डाउट होता है, या इंग्लिश में कई बार एरर फाइंड आउट अपन नहीं कर पाते हैं,
या कई बार बोलचाल की भाषा में भी अपन गलत शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेते हैं। तो इन शब्दों के डिफरेंस को आज अपन जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, और यदि आप आम जीवन में भी इन शब्दों को यूज़ करते हैं तो भी आपको डिफरेंस यहाँ पे पता होना चाहिए। देखो पहली बात करेंगे ईच की। ईच देखो बेसिकली यहाँ पे जो है वो रेफर्स टू ए प्लूरल नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुवचन के लोगों को निरूपित करता है। और उस बहुवचन में ये इंडिविजुअल जो है व्यक्ति की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। इंडिविजुअल जो डिसिमिलर है यूनिट है, यानी एक ग्रुप की तो बात कर रहा है लेकिन ग्रुप में वो प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रहा है जो अलग तौर पर आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। इसलिए इस चीज को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इट डज नॉट कंसिडर द ग्रुप कलेक्टिवली, यानी ये पूरे ग्रुप की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, और इसको आप प्रोनाउन के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं। जबकि एवरी जो है यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल की यहाँ पे बात करता है, और इसको यहाँ पे पूरे जो है वो सिमिलर यानी कलेक्टिव ग्रुप की वो बात कर रहा है, यानी एक ग्रुप में सारे वो सदस्यों की बात कर रहा है जो एक जैसे हैं वहां पे। जस्ट टू आइटम्स एंड पीपल्स एवरी में बी रिप्लेस्ड बाई बोथ। एवरी कैन नॉट बी यूज्ड एज ए प्रोनाउन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ईच और एवरी में सबसे बड़ा डिफरेंस यहां पे क्या है कि आप ईच को प्रोनाउन की तरह काम में ले सकते हैं, लेकिन एवरी को प्रोनाउन की तरह आप काम में नहीं ले सकते हैं। यानी एवरी कैन नॉट बी यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स, और इसको आप प्लूरल नाउन के साथ भी यहां पे काम में नहीं ले सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको यहां पे ध्यान होनी चाहिए कि एवरी कभी भी जो है वो प्लूरल नाउन के साथ काम में नहीं लिया जाएगा। अपन इसको ग्रामर जो अपन कंसेप्ट देख रहे हैं उसको मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, आप चिंता ना करें, लेकिन पहले अपन को उसका नियम पता होना चाहिए। अब अपन जो है वो आगे देखते हैं। इसको अपन थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो ईच का मतलब प्रत्येक जो यहां पे है, एवरी का मतलब यहां पे जो इस ग्रुप के अंदर जो पूरा का पूरा जो ग्रुप का यहां पे सिमिलर है उसकी वो बात कर रहा है। तो ईच को अपन जो है वो इस प्रोनाउन की तरह काम में ले सकते हैं। यहां पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पे अपन जो है वो प्लूरल के तौर पर भी काम में ले सकते हैं यहां पे। एज प्रोनाउन ऑन इट्स ऑन, जैसे 5 एथलेट्स टुक पार्ट इन दिस कंपटीशन, ईच वॉज डिटरमाइंड टू विन, क्योंकि यहां पे ईच जो है वो प्रत्येक को निरूपित कर रहा है यहां पे उस ग्रुप के अंदर। आफ्टर नाउन और प्रोनाउन फॉर एम्फेसिस, यानी अब जो है वो नाउन और प्रोनाउन के बाद में भी ईच का यूज हो सकता है जब आप उसके ऊपर जोर डाल के कहना चाह रहे हैं, उसके ऊपर जो है फोकस कर रहे हैं उसके ऊपर। द ईच हैड टू फिनिश देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे, यानी प्रत्येक को पूरा करना है उनको। तो ये जब आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं तब भी इसका यूज किया जाएगा। When we are thinking of people and things together in a group to mean all, लेकिन जब आप एक ग्रुप के अंदर सारे लोगों की बात कर रहे हैं वहां पे तो एवरी का यूज किया जाएगा। जैसे एवरी एम्प्लॉय इन दिस कंपनी आफ्टर ए पजेसिव केस सी लिसन टू हिज एवरी वर्ड। अब जो है वो पजेसिव वाले केस के बाद में भी इसका यूज हो सकता है, जैसे हिज एवरी वर्ड यहां पे अपन ने देखा। With some abstract nouns to draw attention that something is correct or necessary, जैसे I have every reasons to be mad at him। अब देखो यहां पे every reason के संदर्भ में भी इसका उपयोग हो रहा है। तो with some abstract noun to draw attentions, यानी ध्यान खींचने के लिए, किसी चीज के ऊपर फोकस करने के लिए भी अपन इसका यूज कर सकते हैं, जैसे every reason के तौर पर यहां पे उपयोग में लिया गया है। With plural nouns in phrases of frequency, जैसे I go the gym every 2 days, यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को बताया जा रहा है every 2 days, तो फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए भी every का यूज किया जा सकता है। With adverbs almost, nearly, just about, practically, तो उनके लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे You are late almost, तो ऑलमोस्ट के साथ अपन ने इसका उपयोग यहां पे किया है। तो ये कंसेप्ट यहां पे बेसिक थी जो अपन ने यहां पे समझने का प्रयास किया। इसको और अच्छे शब्दों में समझने का प्रयास अपन करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इस स्लाइड में अपन एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से इसको समझेंगे। देखो ईच चाइल्ड वॉज रीडिंग ए डिफरेंट बुक। अब यहां पे डिसिमिलर एक्शन है, यानी अलग अलग कार्य है कि प्रत्येक जो बच्चा है वो was reading a different book, यानी एक डिफरेंट जो है वो बुक यहां पे प्रत्येक बच्चा पढ़ रहा है।
एवरी चाइल्ड वॉज रीडिंग ए बुक। अब एक ही किताब है यहां पे, तो इस सिमिलर एक्शन के लिए अपन ने किसका यूज किया? एवरी का यूज किया। जब डिसिमिलर बात हो तब ईच का यूज किया, और डिफरेंट बुक्स के लिए जब एक ही बुक है तो एवरी का यूज करेंगे अपन यहां पे। जैसे आगे वाले सेंटेंस को और देखते हैं, यू हैव टू फिल इन डिटेल्स ऑन ईच पेज इंडिविजुअली। तो यू हैव टू फिल, तुम्हें यहां पे भरना है इन डिटेल्स, विवरण के तौर पर या विस्तृत तौर पर, ऑन ईच पेज, प्रत्येक पेज पर। इंडिविजुअली बोला है यहां पे, इंडिविजुअली बोला है, इसका मतलब डिसिमिलर एक्शन है, इसलिए अपन ने किसका यूज किया? ईच का यूज किया। यू हैव टू फिल इन डिटेल्स ऑन एवरी पेज। अब यहां पे सिमिलर एक्शन है, इंडिविजुअल की वो बात नहीं कर रहा है, इसलिए यहां पे किसका यूज किया? एवरी का यूज किया। तो ये जो 4 एग्जाम्पल मैंने यहां पे बताए हैं, ये बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है। इसके माध्यम से आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। बोथ ईच एंड एवरी आर सिंगुलर क्वांटिफायर व्हेन द डिटरमाइंस द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट नॉर्मली देयरफॉर रिक्वायर ए वर्ब इन ए सिंगुलर। तो इस सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ये भी कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। जैसे ईच मेंबर ऑफ द कमेटी वॉज का अपन ने यूज किया, एवरी क्लाउड के साथ हैज का यहां पे यूज किया। तो ये जो है वो आपको कंसेप्ट यहां पे वर्ब एग्रीमेंट वाली भी ध्यान रखनी है। लेकिन सिंगुलर वर्ब की इस कंसेप्ट को अपन को रटना भी नहीं है। अब देखो कंसेप्ट कैसे चेंज होता है, इसलिए रटने की कोशिश आप करेंगे तो अंग्रेजी में कई बार जो है वो आप जो है वो धोखा खा सकते हैं। जैसे यहां पे 3 स्ट्रक्चर के सेंटेंस आपको दिए गए, इन तीनों में देखो पहली स्ट्रक्चर क्या बोल रही है कि ईच बट नॉट एवरी कैन बी यूज्ड इन 2 अदर वे। यानी कॉमन यूज तो क्या है कि ईच चाइल्ड का यूज किया और सिंगुलर वर्ब आ गई। ये कंसेप्ट तो अपन ने पिछले स्लाइड में भी देखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ईच कैन बी फॉलोड बाय द एंड, यानी ऑफ से फॉलो हो सकता है यहां पे द एंड ए प्लूरल नाउन यहां पे आ सकता है। तो देखो ईच यहां पे हुआ, फिर ऑफ आया यहां पे, फिर प्लूरल जो है वो नाउन का यूज किया गया, और उसके बाद में अपनी वर्ब कौन सी आई? सिंगुलर वर्ब आई। यानी ईच के साथ ऑफ आया, फिर यहां पे नाउन का यूज हुआ, और फिर सिंगुलर वर्ब आई। ये वाले कंसेप्ट सेकेंड कंसेप्ट है। ईच कैन फॉलो द नाउन। अब ईच के बाद में जो है वो रीडिंग ए बुक यहां पे जो है वो यहां पे इस तरीके की स्ट्रक्चर भी आ सकती है, नाउन की स्ट्रक्चर भी आ सकती है यहां पे। बट व्हेन इट डज सो द नाउन दैट इज डिटरमाइनर इज इन प्लूरल। लेकिन यहां पे जो है जो नाउन की स्ट्रक्चर है, देखो मैन जो नाउन है यहां पे चिल्ड्रंस, तो ये प्लूरल है, तो यहां पे वर्ब भी जो है वो क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। ये यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे आपको धोखा नहीं खाना है ना, क्योंकि जो मुख्य सब्जेक्ट है यहां पे वो दी चिल्ड्रन है, और इसमें कई बार अपन जो है वो गलती कर बैठते हैं यहां पे। अब उसी कंसेप्ट का थोड़ा सा रिपीटेशन है ताकि आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि ये जब चीज़ें आएंगी तो ऑफ प्लस प्रोनाउन यहाँ पे रहेगा, और ईच के साथ जो प्रोनाउन यहाँ पे आना है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ऑफ के बाद में यहाँ पे आएगा। जैसे आप कभी भी सेंटेंस को ईच देम वॉज रीडिंग बुक्स यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये गलत है यहाँ पे। लेकिन जब आपको प्लूरल लिखना है तो देम को ईच ऑफ देम लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे वॉज जो है वो सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन जब ईच को आप जो है वो प्लूरल जो है वर्ब भी आ सकती है ईच वाले सेंटेंस में, जब ईच के बाद में नाउन स्ट्रक्चर हो, तो ये द के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लूरल सिंगुलर वर्ब के तौर पर यहाँ पे जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि प्लूरल जब यहाँ पे रहेगी, प्लूरल स्ट्रक्चर नाउन की रहेगी, तो ये वर्ब जो है वो क्या आएगी? प्लूरल यहाँ पे आएगी। यानी सिंगुलर जो है वो स्ट्रक्चर वर्ब की यहाँ पे नहीं रहने वाली है। ये कंसेप्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब इस सेंटेंस को अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो द, फिर उसके बाद में ठीक उसके बाद में अपन ईच ला सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे वर जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना है। यानी जब इस तरीके की स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाएगा तो वहां पे प्लूरल जो है वहां पे वर्ब का ही यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब वहां पे नहीं आएगी, ठीक है। ईच कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन बट मस्ट बी फॉलोड बाय ऑफ। लेकिन ऑफ के साथ उसका उपयोग जो है वहां पे किया जाना चाहिए।
स्ट्रक्चर 2 देखें यहाँ पे, जैसे ईच ऑफ अस आ गया, ईच ऑफ दैम आ गया, तो ये सेम चीज़ें यहाँ पे हैं जो आपको समझनी है। इसी कंसेप्ट को थोड़ा और एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाया गया है। देखो यहाँ पे द गर्ल्स के बाद में, यानी प्लूरल जब सब्जेक्ट यहाँ पे है उसके बाद में जब ईच का यूज़ किया गया है तो वर्ब भी जो है वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। द गर्ल्स, उसके बाद में ईच का यूज़ किया गया है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्लूरल लिखा गया है। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझनी थी। यहाँ पे इफ एवरी शुड बी यूज्ड इन दिस सेंटेंस द सिंगुलर ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। लेकिन जब आप एवरी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे एवरी गर्ल का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमेशा जो है वो क्या रहेगी, सिंगुलर स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे रहने वाली है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद में आज के अंतिम स्लाइड पे चलते हैं अपन। लेकिन एवरी का आपको ध्यान रखना है, प्रायकर घटना होने वाली, जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, ऑफन जो घटनाएं घटित होती हैं उसके लिए भी अपन यूज़ करते हैं। जैसे देयर इज प्लेन टू बैंकॉक एवरी डे, द बस लीव्स एवरी आवर्स। तो प्रत्येक जो है वो क्षण जो कोई घटना घटित होती है, प्रत्येक बार घटित हो रही है कोई घटना, तो उसके लिए अपन इसका यूज करेंगे। अब ईच एंड एवरी से जुड़े हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंसेप्ट को भी अपन देख लेते हैं थोड़ा। जैसे ईच वन है, एवरी वन है, वन ईच है, एनी वन, एवरीबॉडी, सम वन, सम बॉडी, इधर, नीदर। इसके बाद में हमेशा जो है वो अभी देखना, अपने ऑफ देखा था, उसके बाद में नाउन या फिर प्रोनाउन जो है वो किस रूप में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। लेकिन वर्ब जो है वो क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। और बाद में आने वाला प्रोनाउन भी कैसा रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ये इसका नियम है और बहुत सॉलिड नियम है। इससे एग्ज़ाम्स के अंदर निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाएंगे, चाहे आप एसएससी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंक दे रहे हैं, या कोई भी जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें इंग्लिश का टेस्ट लिया जाता है, उसमें ये निश्चित तौर पर सवाल पूछा जाता है। देखिए, ईच के बाद में ऑफ आ गया, और ऑफ के बाद में देखो यहाँ पे प्लूरल अस आ गया, ठीक बात, लेकिन हैव नहीं आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। ईच के बाद में ऑफ आ गया और दीज प्लूरल आ गया, दीज बॉयज़ प्लूरल यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया गया। लेकिन फिर यहाँ पे ये सिंगुलर आना चाहिए, तो प्ले के साथ एस या ई एस लगेगा यहाँ पे। फिर वन के साथ ऑफ आ गया, फिर ऑफ के बाद में ये प्लूरल टेररिस्ट ऑफ द कश्मीर, यहाँ पे वैली, यहाँ पे ये प्लूरल स्ट्रक्चर हो गई यहाँ पे। और उसके बाद में आर यहाँ पे नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि ये पास्ट में है इसलिए अपन ने वॉज कर दिया यहाँ पे। ईच के बाद में ऑफ आ गया, फिर स्टूडेंट्स प्लूरल यहाँ पे काम में ले लिया गया, तो प्लूरल यहाँ पे आया, लेकिन वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वर्ब जो है वो यहाँ पे सिंगुलर है ऑलरेडी, यानी ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद में जो यहाँ पे दियर का यूज़ किया गया है वो गलत है, बल्कि इसके लिए क्या आएगा, हिज का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना, ये प्रोनाउन यहाँ पे सही आपको लेना था ये। इसके बाद में आगे वाले सेंटेंस पे चलते हैं। देखो, ईच वन, इसके बाद में फिर ऑफ यूज़ किया गया है, ऑफ के बाद में देखो यहाँ पे यू आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट मेकअप, अब ये फिर दियर यहाँ पे गलत है, क्योंकि यू के हिसाब से ही तो भरा जाएगा ना ये, तो दियर के स्थान पे क्या आएगा, योवर आएगा। तो ये कुछ आज जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कंसेप्ट भी अपन ने इसके साथ सीखी। मैं आपको बेसिकली वही ग्रामर की कंसेप्ट करा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आपकी ग्रामर को सुधारने के लिए ज़रूरी है, या आप जब भी न्यूज़पेपर को पढ़ें ये रूल्स को आप जो है वो दोबारा रिवाइज मेंटली करते रहें, ताकि इन चीज़ों की समझ आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपकी इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूव होने लगेगी। तो ये आज का सेशन था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल तक के लिए आप सभी लोगों को वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल अपनी फिर से मुलाकात होगी एक नए एडिटोरियल के साथ।